नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। पहला क्लास मैंने आप लोगों को इसी चैनल पर दिया था। आज हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर, उसकी जो पहली प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.1, उसके अंतर्गत जितनी भी सवालें हैं आज हम उस सवाल को लगाएंगे। और मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ कक्षा 10वीं मैथ और साइंस के पूरे सिलेबस को बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल मुफ्त में। यदि आप पढ़ना चाहते हैं और अगर आप किसी जगह पर कोचिंग क्लास करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं और आप घर बैठ कर के तैयारी कर रहे हैं अपनी कक्षा 10वीं की, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें मैं आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री कंटेंट लेकर के आऊँगा। कोई ऐसा चार्ज नहीं है जिसकी वजह से आपको ये बाद में कहा जाए कि आप पैसा दीजिए, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैंने इसी चैनल पर पहला क्लास दिया है जिसमें मैंने कक्षा 10वीं की प्रथम अभ्यास यानी कि पहला जो अध्याय है, उस अध्याय को मैंने बिल्कुल एकदम बिल्कुल शून्य से शिखर तक जो कहा जाता है कि उस प्रकार से मैंने आप लोगों के लिए पढ़ाया है। ठीक है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको बिल्कुल फ्री में कंटेंट दिए जाएंगे, कोई इसका चार्ज नहीं लगेगा। और आगे चल करके भी कभी आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि आप हमारे चैनल पर आए हो तो आप सब्सक्रिप्शन लीजिए वगैरह वगैरह, कुछ ऐसा नहीं है। चार्ज के बारे में कुछ भी नहीं कहा जाएगा, बिल्कुल फ्री कंटेंट होगा। पहला क्लास पढ़ाया हूँ मैंने, तो जा करके देख सकते हो, बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है, जिसमें मैंने आपको पहले चैप्टर में मैंने कुछ भूमिकाएं बताई हैं। भूमिका में जिसकी ज़रूरत है मैंने उसको बताया है। इसके बाद में मैंने जो पढ़ाया है वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में हमने बताया। इसके बाद में हमने कुछ सवालें जो हैं, उदाहरण है, मैंने उसको भी किया है। और आज लेकर के आया हूँ पहला प्रश्नावली 1.1। इसके अंतर्गत जितनी भी सवालें हम उन सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो अगली क्लास होगी उस क्लास में हम लेकर के आएंगे जैसे कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेयिका, यानी कि बिल्कुल वैसा जैसा आप ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते हैं, आपके सर पढ़ाते हैं। कहीं पर अगर आपने कोचिंग की होगी या आप कहीं जाते होंगे, 9वीं में भी अगर आपने कोचिंग की होगी तो आपको मालूम होगा। ठीक है, तो बिल्कुल वैसा ही ऑफलाइन कोचिंग के जैसा बिल्कुल आपको फील होगा। और जहाँ पर न समझ में आए आप हमें तुरंत मैसेज कर, जो चैट है उसमें जा कर के आप ये कहें कि सर हमें समझ में नहीं आया, तो हम आपको वापस जहाँ पर समझ में नहीं आया होगा वापस हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की जो क्लास है, दूसरी अपनी क्लास है। तो पहला क्लास देखना न भूलें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, ठीक है, और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए पहला अपना क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हमको प्रयोग करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, मैंने दोनों के बारे में पढ़ाया है। तो जाकर के पिछली क्लास देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए सीधा सवाल की तरफ चलते हैं। सीधे सवाल की तरफ चलेंगे। सबसे पहला हम सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल है 135 और 225, ये दोनों सवालें हैं। हम इधर पर लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिखेंगे। तो जब आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वहां पर आप देखेंगे कि सबसे पहले जब आप इसको हल करेंगे तो लिखेंगे कि ये जो ए है वो बड़ा किससे है, बी से। इन दोनों में से हम ए और बी मान लेंगे। तो जो सबसे बड़ा है उसको मान लेते हैं ए, यानी कि ए क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, तो बी बराबर 135, क्योंकि बी जो है वो छोटा है। ठीक है, अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, हमें मालूम है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यदि आपने पहली कक्षा की होगी तो आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है, नहीं किया होगा तो वीडियो पॉज करके जाना, पहली क्लास देख लेना। चलिए, अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ए क्या है, ए 225 है, बी क्या है 135 है, गुणे क्यू प्लस आर। अब हम क्या करेंगे, भाग विधि का प्रयोग करेंगे और हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जो बड़ी संख्या होगी वो 225 इधर पे लिख लेते हैं, और जो छोटी संख्या होगी यानी कि इसको मान लेते हैं भाज्य, और इसके बाद में ये जो 135 है ना, हाँ
ये जो 135 है ये हो जाएगा भाजक, भाग देंगे। 135 दूनी के 270 नहीं जाएगा, यानी कि एक बार में जाएगा। अगर एक बार में जाएगा तो 225 में से हम 135 को माइनस करेंगे तो 5 में से 5 जाएगा, बचेगा 0। इधर पर बचा, इधर पे हो जाएगा 2, 2 में से 3 नहीं जाएगा, एक हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 3 जाएगा तो बचेगा 9। ठीक है, 12 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना, 9। तो आइए यहाँ पर लिख लेते हैं हमने 225, इधर पर लिख लिया, 135 है, Q बराबर कितना है, तो Q बराबर 1 है, Q बराबर 1 है, R बराबर कितना है, 90। और हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में पढ़ा था कि जब तक R बराबर 0 ना हो तब तक सॉल्व करते रहिए। अब R बराबर 0 नहीं है तो फिर से हम B और R के लिए, ये जो B है और ये जो R है इसके लिए प्रयोग करेंगे। अब इधर पर ये हो जाएगा 135, ठीक है, तो 135 का भाग 90 से देंगे तो 2 बार में नहीं जाएगा क्योंकि 180 हो जाएगा, 135 से कम है तो एक बार में जाएगा। अगर हम इसको एक बार में लेकर के जाएंगे तो 5 में से 0 गया तो बचा 5 और 13 में से 9 गया तो बचा 4। आ जाइए, हमने इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको Q और ये R हो गया। इधर पर लिखेंगे 135, इसके बाद में क्या हो जाएगा 90 और Q कितना है, तो Q एक बार में गया है तो यहाँ पर लिख देंगे ये भी एक ही है, प्लस R बराबर कितना आया है, तो 45, R बराबर 45। यानी कि जब तक R बराबर 0 ना हो जाए तब तक हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम R बराबर 0 नहीं आया है, वापस करेंगे। अब इसको 45 को B मान लेंगे और ये जो 90 है इसको हम A मान लेंगे। तो 45 दूनी के 90 यानी कि 2 बार में जाएगा। जब 2 बार में गया तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यानी कि अब हमारा ये जो R है वो बराबर 0 पे हो गया है। तो चलिए इधर पर सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। हमने एक इसको माना था 90 को, तो 90 हो जाएगा A। B माना था 45 को, Q कितनी बार में गया है, तो 2 बार में, और R बराबर कितना आया है, 0। अगर R बराबर 0 आ जाए तो इधर पर लिखेंगे कि यदि R बराबर 0 हो तब, यदि R बराबर 0 हो जाए तो उसी संख्या में, यानी कि उसी लाइन में, यदि उसी लाइन में ये जो B होगा, यानी कि B बराबर क्या हो जाएगा, HCF के, यानी कि यही जो B होगा वो HCF हो जाएगा। यानी कि यही वो सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या है जो दोनों संख्याओं को काट सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि यदि R बराबर 0 हो तब B बराबर HCF के हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, B बराबर, तब लिखेंगे इधर पर क्या हो जाएगा कि यदि R बराबर 0 हो तब B बराबर HCF के। तो इसलिए 135 और 225 का HCF कितना है, 45 है। ठीक है, यही वाला है, B है 45, HCF बराबर 45 है। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर है, ये आंसर नहीं है, ये मैंने आपको हाईलाइट करने के लिए दिखाया है कि ये वाली जो B की संख्या होगी वही B, यानी कि ये देखो A बराबर B और ये हो जाएगा Q प्लस R। ठीक है, वही है, A बराबर BQ प्लस R। तो A की जगह पर 90 है, B की जगह 45 है, Q की जगह पर 2 है, R बराबर 0 है। यदि R बराबर 0 हो जाए तब उसी लाइन में जो B संख्या होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, HCF हो जाएगी। हमने लिखा 135 और 225 का HCF बराबर 45 के है और यही हमारा आंसर है। इसे आप क्या करेंगे, इसे आप जो इधर पे भाग विधि का प्रयोग करेंगे, इसे आप रफ कॉपी पर प्रयोग करना और बाद में इसको हटा देना। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी सवाल की तरफ। दूसरी सवाल क्या है, दूसरी सवाल लिखा है 196 यानी कि 196 38,220 इसका भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमको सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इधर पर लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे, A बड़ा है B से
तो ए बराबर क्या हो जाएगा 38,220 और बी बराबर क्या हो जाएगा 196 लिखेंगे। तब यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। ए बराबर कितना है तो 38,220 है, बी बराबर 196 है इंटू क्यू है और आर अभी हमारे पास में ज्ञात नहीं है। तो अब इधर पर हम भाग विधि करेंगे। इधर पर लिखेंगे 38,220 भागे 196। अब इसको भाग देना है। भाग देते समय आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा भाग कितनी बार में जाएगा? तो चलिए सबसे पहले देखिए, ये 3 अंक है, इस 3 अंक को ले लेना। मुझे बताइए कि अगर मैं इसको 2 बार में लेकर के जाऊं, देखिए ये 382 है, लेकिन यदि मैं इसको 2 बार में लेकर के जाऊंगा तो ये हो जाएगा, आप इस 6 को हटा दीजिए, 6 की जगह पर आप 0 समझिए, तो ये हो जाएगा 90, यानी कि 190। पहले 196 था तो हो जाएगा 190। अगर 190 को 2 बार में लेके जाओगे तो 19 दूनी का 380 हो जाएगा। अगर 380 हो जाएगा, सोचो कि यहाँ पर 380 केवल 2 ही ज़्यादा है, जबकि 6 दूनी के 12 इसमें ऐड कर दोगे तो संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी, इसीलिए 1 बार में जाएगा। तो चलिए 1 बार में लेकर के जाते हैं, इसको 1 बार में लेकर के जाते हैं। हम 1 बार में लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा 196। अब माइनस करके देखते हैं, 12 में से 6 जाएगा तो बचेगा 6, इधर पर बचा 7, 7 में से 9 जाएगा तो 7 में से 9 और 8 17 हो जाएगा, यानी कि 8 बचेगा। ठीक है 8, और इधर पर बचा 2, 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1। अब यहाँ पर एक जो है ना, एक अंक उतार लेते हैं 2 को। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये 1 बार में गया है। अब हम देखेंगे कि इसको कितनी बार में भाग जाएगी। पूरा पहले काटेंगे, पूरा काटेंगे, ठीक है। इसके बाद जो शेषफल बचेगा उस पर हम काम करेंगे, नहीं बचेगा तो ठीक है। अब इधर पे देखिए, इधर है 1882। अब हमको लेकर के जाना है, तो अब आपके मन में आएगा कि मैं इसको कितनी बार में लेकर के जाऊं ताकि ये संख्या कट सके। तो देखो, सबसे पहली बात है, मैंने आपको बोला है ये 196 को, आप 196 को भूल जाइए, 190 मान लीजिए। ठीक है, अगर 190 अगर आप मानते हो, अगर इसको 10 बार में गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1900। अगर 10 बार में गुना करते हो तो 1900 हो जाएगा, और ये संख्या 1900 से कितनी कम है, तो ये संख्या 1900 से मात्र 38 कम है, यानी कि 38 कम है। तो ये अगर आप इसको 10 बार में लेकर के जाओगे तो नहीं जाएगा, यानी कि ये संख्या 9 बार में जाएगी। अगर इसको 9 बार में लेकर के जाते हो तो ये हो जाएगा 9 बार में लेकर के जाओगे तो ये 1900 से कम आएगा और 1867 से कम भी होगा। ठीक है, तो 9 बार में इसीलिए मैं इसको लेकर के जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये मात्र 1900 से अगर मैं 10 बार में लेकर के जाऊंगा तो 10 बार में केवल 38 कम है, केवल 38 कम है, इसीलिए मैं इसको 9 बार में लेकर के जा रहा हूँ। ठीक है, इस पर हम कभी डिटेल में वीडियो बनाएंगे ताकि आपको पता चले कि भाग कैसे देना है। ठीक है, किसी संख्या का। तो चलिए हम सबसे पहले इसको 9 बार में लेकर के जाते हैं। 9 बार में लेकर के जाते हैं, 9 बार में लेकर गया तो 9 छके 54, 54 को 4 हाथ में आया 5। ठीक है, 5, 9 9 81 और 5 कितना हो जाएगा 81 और 5 86 को 6 हाथ में आया 8, और 9 1 में 9 और 8 कितना हो जाएगा 17। 9 1 में 9 और 8 17 हो जाएगा। माइनस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8, इधर पर बचेगा 5 क्योंकि एक हासिल चला गया था। तो 15 में से 9 जाएगा तो 15 में से 6 जाएगा तो बचेगा 9, और ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इधर पे 7 बचेगा, 7 7 से कैंसिल और 1 1 से कैंसिल। ठीक है, अब ये जो 0 है इधर पर आ जाएगा। अब बताइए कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 19 5 95, यानी कि 5 बार में जाएगा, और 19 छक्के यानी कि 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार में 19 5 95 5 बार में ही जाएगा। तो यहाँ पर 5 बार में लेकर जाएंगे, 5 छक्के 30 और 9 5 45 और 3 हासिल था 48 को 8 हाथ में आ गया 4, अब 5 1 में 5 और 4 9 हो जाएगा। ये भी 0, ये भी 0। ठीक है, तीनों 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि ये 95 बार में गया है, तो इधर पे लिखेंगे
38,220 बराबर 196 इंटू, ये Q है, ये A है, ये B है, ये R है। अब हमारा Q कितना है तो 195 है, R कितना है तो 0 है। अगर R बराबर 0 आ जाए तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। अब हम चलते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि यदि R बराबर होगा, यदि R बराबर 0 हो तब B बराबर HCF के, B बराबर HCF के, ठीक है। जो कि हमने जब चरण पढ़े थे तो चरण में हमें मालूम था। जब आप चरण पढ़ेंगे, चरण नंबर 1, 2, 3 जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा, ठीक है। तो लिखेंगे, अगर इतना आ जाएगा तब क्या लिखेंगे, तब B बराबर HCF के, इसीलिए 196 और 38,220 का HCF 196 है। 38,220 और 196 का HCF क्या है तो 196 है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, और ये रफ कॉपी पर होगी, इसको हटा देना, ठीक है। तो 2 सवालें लग गई। अब चलते हैं तीसरी सवाल की तरफ, ठीक है। इसको हटा देते हैं, यहीं पर तीसरी सवाल, इसके शॉर्ट चाहिए तो आप ले लेना, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ, ठीक है। तीसरे सवाल पर क्या दिया है, तीसरी सवाल दिया है कि 867 है और 255, इसी का क्या करना है, हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखेंगे हल। A बड़ा है किससे, B से, तो A बराबर क्या हो जाएगा 867, B बराबर क्या हो जाएगा 255, ठीक है। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, A बराबर BQ प्लस R। A क्या है 867, B क्या है 255 गुणे Q प्लस R। अब इधर पर भाग भी दे देंगे, 867 का हम भाग दे देते हैं 255 से, तो 255 से भाग देंगे, ये कितनी बार में जाएगा 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, 3 बार में जाएगा। देखते हैं 3 बार में, 3 5 15 को 5 हाथ में आया, 1, 3 5 15, 15 1 16 को 6 हाथ में आया, 1, और 3 दूनी के 6, 1 7, 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा 2, 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा कितना 2, और इधर पर बचा 5 यानी कि 15, हाँ इधर पर बचा 6 में से 6 जाएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। और इधर 8 में से 7 जाएगा तो बचेगा कितना 1, 3 5 15, 3 5 15 1 16, 3 दूनी में 6 1 7, 102 आ गया, ठीक है। अब हमारा अभी R बराबर 0 नहीं आया है, तो चलिए अगर R बराबर 0 नहीं आया तो इधर पर देखते हैं, 867 हो जाएगा, 255 हो जाएगा, गुणे R बराबर कितना है तो 3, सॉरी Q बराबर कितना है 3, R बराबर कितना है 102। अब नहीं गया है तो इसको हम भाजक मान लेते हैं और फिर 255 को भाज्य मानेंगे। अच्छा ये कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, जरूर जाएगा, 2 बार में, 2 दूनी के 4, 2 0 0, 2 1 में 2, ठीक है। इधर पर आ जाएगा 1, अब 5 में से 0 जाएगा, ये हो जाएगा 5, ठीक है 5, ओके। और 2 में से 2 जाएगा तो इधर कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए अब हमने किसको माना था, 255 को हमने माना था A, और 102 को माना था हमने क्या B, और Q बराबर कितना है तो 2, R बराबर कितना है तो 51। क्या वापस भाग जाएगा, जी बिल्कुल जाएगा, R बराबर 0 नहीं आया है। अब ये कितनी बार में जाएगा तो 2 बार में जाएगा, इधर पर लिखेंगे 2, तो 2 1 में 2 और 2 5 10, आ गया 0, जी हमारा R बराबर 0 आ गया। तो चलिए लिखते हैं
अब हमने 102 को ए माना था, 51 को हमने बी माना था, और 2 आया है क्यू, आर बराबर आ गया 0। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यदि आर बराबर 0 हो तब बी बराबर HCF के, बी बराबर HCF के। आप इसके इधर ही लिख देना, इधर ही साइड में आप लिख सकते हो, ठीक है, मैंने नीचे लिखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, लिखेंगे इसीलिए 867 और 255 का HCF कितना है, 51 है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर, क्योंकि ये जो बी है यही बी हमारा क्या हो जाएगा, तो यही बी हमारा हो जाएगा HCF। वह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को काट देगी, ठीक है। तो पहली जो सवाल थी ये पूरी तरीके से, पहले सवाल में जो 3 सवाल थे हमने तीनों को सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। चलिए देखिए दूसरा सवाल क्या लिखा है। दूसरे सवाल में दिया है कि दर्शाइए कि कोई बी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, ये हमें दर्शाना है। तो चलिए, हमने पहले क्लास में पढ़ाया भी है, लेकिन अब चलते हैं इस पर भी, इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये कैसे लगेगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं हल, यहाँ पर हम लिखेंगे हल। हल में लिखेंगे कि हम हल पे लिखेंगे कि मान लेते हैं कि माना ए कोई विषम पूर्णांक है, ए कोई विषम पूर्णांक है, ठीक है। हमने माना कि ए कोई विषम पूर्णांक है, तब जो बी होगा, बी बराबर किसके होगा, 6 के। बी बराबर किसके होगा, तो 6 के होगा। बी बराबर 6 के क्यों होगा, क्योंकि देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के हिसाब से अगर हम माने तो ए बराबर BQ + R होता है। अगर हम इसको ले लें तो यहाँ पर देखिए ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा, और ये जो बी है, बी की जगह पर क्या है, बी की जगह पर 6 है, और क्यू कोई पूर्णांक है, क्यू कोई भी पूर्णांक हो सकता है, ठीक है। हमने कोई जो क्यू है कोई पूर्णांक मान लिया, ठीक है। क्यू को कोई पूर्णांक अगर हम मान लेंगे तो अब हम जब भाग देंगे ना, यदि अगर हम भाग देंगे किसी संख्या का, यानी कि अगर हम b से a का भाग देंगे, यदि हम 6 से a का भाग देंगे ना, तब जो हमारे पास में शेषफल होगा वो किसके बराबर में होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे तब b बराबर 6, और b बराबर 6 होगा तब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर लिखेंगे कि जो जीरो है वो किससे, या तो बराबर होगा किसके, r के। जो जीरो है वो किसके बराबर होगा, या तो r के, या फिर r से जो r होगा वो 0 से बड़ा होगा, और ये जो होगा वो किससे, b, जो b होगा वो r से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। जो b होगा वो r से हमेशा बड़ा होगा। अगर यहाँ पर ये संख्या दी गई हो, यानी कि 0 या तो बराबर है r के, या r 0 से बड़ा है, और ये जो b है वो r से बड़ा है, ठीक है। अगर इस प्रकार संख्या हो तब लिखेंगे कि तब, ये चल नहीं रहा है, यहाँ पर लिखेंगे कि तब क्या हो जाएगा, r बराबर क्या हो सकता है, तो r बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है, क्योंकि 6 होगा तो कट जाएगा, अगर 6 होगा तो कट जाएगा। इसीलिए क्या हो सकता है कि 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। r का मतलब क्या होता है, शेषफल। r का मतलब क्या होता है, शेषफल। तब हम लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन, इधर पर लिखेंगे कि तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का
प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या करेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम r का मान, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से r का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 रखने पर 0 का मान r का मान सॉरी यहाँ पर r का मान होगा, r का मान क्या रखेंगे, r का मान 0, 1, 2, 3, 4 रखने पर तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से r का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 रखने पर। तो चलिए हम बारी बारी से रखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में प्रमेयिका क्या होती है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, a हमने कोई धनात्मक पूर्णांक माना है, a हमने कोई विषम पूर्णांक माना हुआ है, विषम धनात्मक पूर्णांक होगा माना हुआ है। b बराबर कितना दिया है, तो b बराबर हमारे पास में दिया है 6। r कोई पूर्णांक है, r कोई पूर्णांक है, r बराबर क्या हो जाएगा 0। हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर तो ये हो जाएगा a बराबर b की जगह पर हो जाएगा 6 और q r की जगह पर 1 रख देंगे। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे कि r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर तब क्या हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस 2। इसे हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब हम लिखेंगे कि r बराबर 3 रखने पर, r बराबर 3 रखने पर हमने लिखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से r का मान प्रमेयिका से या प्रमेयिका में, ठीक है, दोनों चीज़ एक ही है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 रखने पर हम रख रहे हैं, सब मान को रखेंगे बारी बारी से। तो यहाँ पर लिख देंगे कि r बराबर 3 रखने पर तो ये हो जाएगा a बराबर 6q प्लस r का मान कितना हो जाएगा 3, और इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 4 समीकरण हो गई। चलिए अब लिख लेते हैं यहाँ पर कि r बराबर, अब हम 1, 0, 1, 2, 3 और r बराबर 4 रखने पर, r बराबर 4 रखने पर जब हम r बराबर 4 लिखेंगे तब a बराबर 6q प्लस r का मान हो जाएगा 4। इसे हम क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 5, ठीक है, समीकरण नंबर 5 हो जाएगी। अब लिखेंगे कि r बराबर 5 रखने पर, r बराबर 5 रखने पर क्या हो जाएगा, रख लेते हैं r बराबर 5 तो ये हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 5, r बराबर 6q प्लस 5। इसे हम लिख लेते हैं समीकरण नंबर 6। अब मुझे बताइए, हमने यहाँ पर सभी मान को बारी बारी से रख लिया, हमने सभी मान को रख दिया, ठीक है, हमने सभी मान को रख दिया। r बराबर हमने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रख दिया है। मुझे बताइए, हमसे पूछा क्या है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक सम संख्या क्या होती है, वह संख्या जो 2 से कट जाए, और विषम क्या होती है, वह संख्या जो 2 से न कटे। हमने पढ़ा है सम क्या होता है, विषम क्या होता है, वह संख्या जो 2 से कट जाए, वह संख्या जो 2 से न कटे। तो यहाँ पर वह संख्या जो 2 से कट जाएगी, तो मुझे बताया कि 2 से कटने वाली संख्या क्या है। अगर a कोई अगर पूर्णांक है, ठीक है, माना कि a कोई पूर्णांक है, विषम की जगह हटा देते हैं, हम a को कोई पूर्णांक ही मान लेते हैं, ठीक है, कि माना कि a कोई पूर्णांक है, ठीक है। अगर ये जो a है, a को अगर हम कोई पूर्णांक माने हैं, तो मुझे बताइए कि अगर कोई ये जो 2 से कटने वाली संख्या जो होगी, ये जो 6 है वो 2 से कट जाएगी। यहाँ पर अगर हमने r बराबर 0 रखा है, r बराबर 0 रखा है, अगर a कोई सम पूर्णांक होगा तो वो क्या होगा, वो 2 से कट जाएगा। 2 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, अगर r बराबर हमने 0 मान रखा है तो
ठीक है। ये जो 2 है ये भी 2 से कट जाएगा, ये जो 4 है ये भी 2 से कट जाएगा, क्योंकि 2 से कटने वाली संख्या सम संख्या कहलाती है, और जो 2 से नहीं कटेगी वो संख्या क्या कहलाएगी, तो वो संख्या कहलाएगी विषम। और यहाँ पर वही चीजें हमको देखने को मिलती है, और हमसे पूछा क्या है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां पर q कोई पूर्णांक हो। जब हमने माना कि a कोई पूर्णांक है तब b बराबर क्या हो जाएगा 6 के, तब जो r होगा वो या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, और जो r है वो b से छोटा होगा, b से कभी बड़ा नहीं हो सकता है r। तब r बराबर क्या हो सकता है, यानी कि जो शेषफल होगा वो या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या तो 5 होगा। हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हमने बारी बारी से सारे मान को रख दिया। जब हमने सभी मान को रखा तब हमें एक चीज देखने को क्या मिली, देखिए समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 6। समीकरण नंबर 6, यही जो तीनों संख्याएं हैं, ये जो तीनों समीकरण हैं 2, 4 और 6, जब हमने यहां पर लिखेंगे कि जब r बराबर 0, r बराबर 1 और 3 तथा 5, r बराबर 1, 3 तथा 5 रखने पर जब r बराबर 1, 3 तथा 5 रखने पर, जब हमने इन सभी का मान रखने पर क्या हो गया कि धनात्मक पूर्णांक, यानी कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। फिर से सुनिए कि मैं क्या कह रहा हूं। जब r बराबर, यहाँ पर देखिए r बराबर हमने क्या क्या रखा है, हमने r बराबर जब 1 रखा, r बराबर 3 रखा, r बराबर 5 रखा, तो r बराबर 1, 3 तथा 5 रखने पर धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक समीकरण 2, समीकरण 4, समीकरण 4 तथा समीकरण 6 के अनुसार किसके रूप का होता है, के अनुसार 6q+1 या 6q+3 तथा 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, यहाँ पर हमसे धनात्मक विषम पूर्णांक पूछा है। यदि सम पूर्णांक पूछा होता तो सम पूर्णांक में क्या होता कि 0 बराबर r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर और r बराबर 4 रखने पर कोई भी संख्या जो होगी वो धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होगी और विषम धनात्मक सम पूर्णांक के रूप में होगी। और हमें मालूम है कि सम क्या होता है, विषम क्या होता है। जो संख्या 2 से कटेगी वो सम संख्या हो जाएगी और जो संख्या 2 से नहीं कटेगी वो संख्या किसके अंतर्गत आती है, तो विषम के। और यहाँ पर r बराबर 0 रखने पर वो संख्या जो है कि 2 से कट जाएगी, r बराबर 2 रखेंगे तो वो संख्या 2 से कट जाएगी, वो भी सम होगा। और r बराबर 4 रखेंगे तो वो भी संख्या 2 से कट जाएगी। इसीलिए r बराबर 0, r बराबर 2 और r बराबर 4 रखने पर ये संख्या सम धनात्मक विषम पूर्णांक होगी। और यदि हम r बराबर 1 रखेंगे, r बराबर 3 रखेंगे, r बराबर 5 रखेंगे तो ये संख्या धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होगी, जिसमें 6q+1 समीकरण नंबर 2, 6q+3 समीकरण नंबर 4, 6q+5 समीकरण नंबर 6 के रूप का होती है। ठीक है, और यही हमारा क्या है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो हमसे पूछा है हमने कब आया, जब हमने r बराबर 1, 3 और 5 रखने पर धनात्मक विषम पूर्णांक समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 4 तथा समीकरण नंबर 6 के अनुसार 6q+1, 6q+3 तथा 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, और यही हमसे पूछा था, हमने बारी बारी से सबका मान रखा। ठीक है,
जो मान रखने पर जो संख्या आई होगी आप उसको लिख देंगे और वही हमको सॉल्व करना था, हमने कर दिया। अब हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ, ठीक है। इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। यहाँ पर तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल में क्या लिखा है, देखिए तीसरे सवाल में लिखा है कि किसी परहेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। देखिए किसी परहेड में 616 सदस्यों की एक सेना है यानी कि एक आर्मी है। आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। 616 सदस्यों की एक आर्मी की सेना है और 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे उनको मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में यानी कि स्तंभ यानी कि लाइनों में उनको लगना है और मार्च करना है। तो बताइए कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि हल में हम क्या लिखेंगे, हल में हम जब लिखेंगे तो किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की संख्या है। यहाँ पर हम सीधे सीधे क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन, क्योंकि हमसे जब पूछा गया है तो इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही प्रयोग करना है। यहाँ पर लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख लेंगे कि पहले कौन सा है, 616 सदस्यों वाली एक सेना और दूसरी क्या है, अब 32 सदस्यों वाली एक आर्मी है। यानी कि दो प्रकार की संख्या सदस्यता है, एक है 616 और दूसरा है 32। यहाँ पर हम फिर वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से क्या करेंगे कि ए बड़ा है किससे, बी से। हम एक इसको मान लेते हैं तो 616 बराबर हम ए मान लेते हैं। बी किसको मानेंगे तो 32 को, ठीक है, 32 को। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, हमें मालूम है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए कितना है 616 है, बी कितना है 32 है गुणे क्यू है प्लस आर है। अब हम क्या करेंगे कि भाग विधि से करेंगे। 616 का भाग हम किससे देंगे, 32 से देंगे। तो 32 दूनी के 64 नहीं, सॉरी 32 दूनी के 64 नहीं जाएगा, एक बार में जाएगा, ठीक है, एक बार में जाएगा। 32 एकम में 32, ठीक है। 32 दूनी के 64 नहीं हो पाएगा। तो अगर ये एक बार में गया तो इधर तो बचा 11 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना 9, क्योंकि 9 और 2 11 होता है। इधर तो 5 में से 2 जाएगा 3 जाएगा तो बचेगा कितना 2 और इधर पर आ जाएगा 6। अब कितना जाएगा 9 3 के 27, 9 बार में जाना चाहिए इसको। चलते हैं देखते हैं कि ये जाता है कि नहीं। 9 3 के 27 28, 9 बार में जाएगा, ठीक है। 9 बार में लेकर जाएगा। 9 दूनी के 18 को 8 हाथ में आया 1 और 9 3 के 27 1 28, ठीक है। 16 में से 8 जाएगा तो बचेगा 8। यहाँ पर बचा कितना, यहाँ पर बचा 8, 8 में से 8 जाएगा तो कट जाएगा, यहाँ से ये भी कट जाएगा, ठीक है। ये दोनों कट जाएगा, बचेगा कितना 8। तो चलिए इसको भी एक बार करके करके देखते हैं। इसको हमने ए माना था, इसको बी माना था, तो ये हो जाएगा क्यू और ये हो जाएगा आर। तो यहाँ पर 616 बराबर 32 और गया कितना था 19 बार में, यानी कि क्यू बराबर 19, आर बराबर कितना आ गया 8। आर बराबर 0 नहीं है तो इसको एक बार में और लेकर के जाएंगे। तो 8 चौक के 32, अब ये कट गया पूरी तरीके से। तो इधर पर लिखेंगे कि 32 हो जाएगा ए की जगह पर 32 क्या हो जाएगा ए की जगह पर, बी की जगह पर आएगा 8, गया कितनी था तो 4 बार में, और शेषफल कितना है 0। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यदि r बराबर 0 हो तब, यानी कि यदि हम इसका HCF निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। यानी कि
अगर हमने HCF निकाल दिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दिया, तो हमें पता चल जाएगा, यानी कि 32 का और 616 का अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमसे जो पूछा कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे कि तब B बराबर क्या हो जाएगा, HCF के, B बराबर HCF को, तो लिखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हमसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं पूछा है, यहाँ पर उसने हमसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं पूछा है, तब हम लिखेंगे कि हमसे पूछा क्या है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो हम लिखेंगे कि उन, सीधी सी बात है, जो हमसे पूछा वही लिखेंगे, उतना क्या हमें मगजमारी करने की जरूरत है। तो हम लिखेंगे कि स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमसे पूछा है। और यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, जो पूछा रहेगा उसको हम हाईलाइट कर देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम निकाल लेंगे। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यानी कि यदि हम 8 स्तंभ, यानी कि स्तंभों की संख्या, अधिकतम संख्या क्या होगी, यानी कि 8 होगी। ये 8 ही एक ऐसी संख्या है जिसमें हम समान संख्या वाले स्तंभों पर मार्च करवा देंगे। ठीक है, यानी कि वह संख्या कितनी होगी, तो वह संख्या होगी 8। ये 8 ही ऐसी संख्या है जो 8 चौक के 32 और 8 से काटेंगे तो ये 616 को काट देगी। यानी कि 8 ही वो सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या है जो इसको और इसको दोनों को काट देगी। ठीक है, काट के देखते हैं। 616 को यदि आप 8 से काटेंगे तो कितनी बार मिल जाएगा, 8 8 तो 7 बार मिल जाएगा, 8 7 56। ठीक है, ये 61 है, तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, क्योंकि 61 में से 56 जाएगा तो बचेगा 5, और फिर ये 8 7 56 कट गया। और ये 32 जो है वो 8 से भाग देंगे तो 8 चौक के 32, यानी कि ये जो 8 है यही वो संख्या है, यानी कि स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी, क्योंकि यही हमसे पूछा है, जो हमसे संख्या पूछा है उसी संख्या को हमने उसको बता दिया। ठीक है, हमारा जो आंसर है वो आ गया है। अब चलते हैं अपने अगली सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल संख्या 4 तक चलते हैं। इसके शॉर्ट चाहिए तो आप ले लेना। ठीक है, अब चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा सवाल क्या दिया है, चौथे सवाल में लिखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए चौथा सवाल क्या दिया है कि लिखा है कि किसी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। 3m या 3m+1 के रूप का होता है। हमसे पूछा क्या है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, और हमें प्रयोग क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हल। हल में लिखेंगे क्या कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, हमें मालूम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है a बराबर BQ प्लस R होता है। a बराबर BQ प्लस R होता है, जहाँ पर जो ये जीरो है, कामा लिखेंगे कि जीरो या तो बराबर है R के, यानी कि जो R है या तो बराबर है जीरो के या जीरो से बड़ा है, और जो R है वो B से छोटा है। जो R है वो B से क्या है,
तो छोटा है, ठीक है, b से छोटा है। और हमें प्रयोग क्या करना, अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो b है, यहाँ पर जो b है तो यहाँ पर लिखेंगे, और हमें दिया क्या है कि 3m और 3m प्लस 1, यानी कि 3m प्लस 1। तो यहाँ पर लिखेंगे कि a कोई धनात्मक पूर्णांक हम मान लेते हैं, जो है कि a हम कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, और b क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे कि b बराबर कितना होगा, तो b बराबर कितना है, 3 है। तो जो b है, b बराबर कितना दिया है, तो b बराबर 3, ठीक है। अगर b बराबर 3 है तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखने के लिए जाए, हम सीधे सीधे समझेंगे कि भाज्य बराबर a है, और हमारा जो ये भाजक है, यानी कि भाजक जो है बराबर b कितना है, तो 3 के, तो जो r होगा यानी कि शेषफल, जो शेषफल होगा वो b से छोटा होगा। यहाँ पर हमने लिखा है ना कि जो शेषफल है वो b से छोटा होगा, यानी कि या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो क्या होगा, 2 होगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, क्योंकि 3 तो नहीं होगा, 3 से छोटा ही होगा, ठीक है। अगर ये बराबर होता b के तो यहाँ पर हमने बराबर लिखा होता, तो ये b के बराबर नहीं होता है, इसीलिए हमने नहीं लिखा है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके बारी बारी से हम मान को पुट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, a बराबर b कितना है, तो 3 है, q कितना है, तो यहाँ पर 3q लिख देंगे, प्लस r बराबर कितना है, तो r बराबर 0 है। अब हमने इसको लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि बोला है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अब हम क्या करेंगे कि लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, 3q प्लस 0 का भी वर्ग हो जाएगा। हाँ, तो वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a का वर्ग बराबर, ये हो जाएगा 3 त्रिके 9, a का वर्ग हो जाएगा, 3 त्रिके 9 a का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, 3 त्रिके 9, क्योंकि अगर हम 3a गुने 3a करेंगे तो 3 त्रिके 9 हो जाएगा, और a और घात जुड़ जाएगी, तो 1 और 1 घात जुड़ करके 2 घात हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 का वर्ग, ठीक है, 9 का वर्ग। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ कॉमन लेंगे, ठीक है। चलिए इधर पर लिखेंगे a का वर्ग बराबर, इसमें से कॉमन ले लेते हैं 3 को, तो जब हम 3 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 और a का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, 3 a का वर्ग हो जाएगा। हम यहाँ पर क्या किया, हमने 3 को कॉमन ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 3 को कॉमन लेने पर, 3 को कॉमन लेने पर अब लिख भी सकते हैं, लिखो ही मत, जरूरत ही नहीं है क्या है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे कि 3a स्क्वायर बराबर m रखने पर, m क्यों रखेंगे, क्योंकि हमें वही सिद्ध करना है। यहाँ पर लिखा है कि किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए, तो जो q है, जो पूर्णांक है उसके लिए हमको रखना है। हमें किसके लिए रखना है, तो किसी पूर्णांक m के लिए, और जो q है वो पूर्णांक है, उसके लिए, वो जो पूर्णांक m के लिए हमें क्या करना है, तो 3m और 3m प्लस 1 के रूप का सिद्ध करना है, ठीक है। यहाँ पे 2 बार लिखा गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम 3a स्क्वायर बराबर m रख देंगे तब क्या हो जाएगी कि a स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 3m, a स्क्वायर बराबर 3m। यहाँ पर हम लिख देंगे कि समीकरण नंबर 1, ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 1। तो जब समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, तो हमें क्या सिद्ध करना था, हमें सिद्ध करना था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m, तो हम लिखेंगे कि अतः, यहाँ पर लिख देंगे कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक
किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए r बराबर जीरो रखने पर किसके r बराबर 0 रखने पर किसका होता है 3m के रूप का होता है, 3m के रूप का होता है। अब हमने एक चीज तो सिद्ध कर दी, ठीक है, एक चीज हमने सिद्ध कर दी। हमने क्या सिद्ध किया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए यहाँ पर के लिए r बराबर 0 रखने पर 3m के रूप का होता है। अब हमें दूसरी चीज सिद्ध करनी है। दूसरा सिद्ध क्या करना है? दूसरा सिद्ध करना है हमें 3m प्लस 1 के रूप का होता है क्या? 3m प्लस 1 के रूप का होता है क्या? तो अब हम लिखेंगे कि r बराबर 1 रखने पर तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या थी? a बराबर bq प्लस r। तो a कोई धनात्मक पूर्णांक है, हमने ले लिया किसी धनात्मक पूर्णांक a बराबर b क्या दिया था? तो b दिया है 3 और q है ही रही है और r बराबर कितना है? तो r बराबर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 1, ठीक है, r बराबर 1। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा a का वर्ग और ये क्या हो जाएगा? a का वर्ग प्लस b का वर्ग, यानी कि a का वर्ग हो जाएगा 3 3 9 q का वर्ग हो जाएगा प्लस b का वर्ग यानी कि 1 का वर्ग हो जाएगा। 1 का वर्ग 1 ही होता है। a का वर्ग प्लस b का वर्ग 2ab, ठीक है, 2ab प्लस 2ab तो 2 गुणे 3q प्लस 1। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा a का वर्ग 9q का वर्ग प्लस 1 और प्लस 3 दूनी के 6 यानी कि 6a हो जाएगा, ठीक है, 6a हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 6a हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि ये जो अंक है इसको इधर लिख देंगे, क्योंकि जो अंक है जो लिखा हुआ है सभी जो अक्षर वाले हैं उसको एक साइड कर लेते हैं, बाकी जो बिना अक्षर वाले उसको एक साइड कर लेते हैं, हमारे लिए सही हो जाएगा। ये हो जाएगा a का वर्ग, ये हो जाएगा 9q, ठीक है, सॉरी ये a नहीं ये q है, ये नहीं ये q है, हो जाएगा 9q का वर्ग प्लस 6q प्लस ये हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस 1। ओके, अब हम इधर पर लिखेंगे a का वर्ग। अच्छा, इसमें से और इसमें से कुछ चीज़ें कॉमन हो सकती है, तो जी बिल्कुल 3 कॉमन हो सकता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3 को हम क्या कर लेते हैं? 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3q का वर्ग और ये हो जाएगा प्लस 2q, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा? 3q का वर्ग हो जाएगा और इधर प्लस हो जाएगा 2q, क्योंकि हमने क्या कॉमन लिया है? हमने केवल 3 कॉमन लिया है और ये हो जाएगा प्लस 1, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? प्लस 1। अब ध्यान से सुनो हमने क्या क्या कॉमन लिया। हमने 9q वर्ग प्लस 6q को, ये 6q कहाँ से आया? तो हमें मालूम है कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग होता है। हमने उसी आधार पर इसको किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हमने a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab कर दिया था, उससे करोगे तो जो चीज़ें हैं वो थोड़ी आगे पीछे हो जाएगी और उसी को हमने इसी आधार पर किया है, ठीक है, इसी आधार पर हमने कर दिया। तो इधर पे देखिए a का वर्ग यानी कि ये जो 3 का वर्ग है, यानी कि a का जो वर्ग है ये 3 हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया था। तो a का वर्ग हमने किया तो 9 का वर्ग हो जाएगा, 9q का वर्ग हो गया, तो 3 तरीके 9 और q का वर्ग हो जाएगा प्लस 2ab। तो इधर पे देखिए 3 दूनी के 6q हो गया, ठीक है, 3 दूनी के 6 यानी कि जो 3 दूनी के 6 और q हो जाएगा, ठीक है, 6q हो जाएगा और प्लस 1, ठीक है, प्लस यानी कि 1 यानी कि b का वर्ग
बी का वर्ग में हम क्या करेंगे कि एक का वर्ग कर देंगे, एक का वर्ग करो चाहे क्यूब करो जो भी करो वो एक ही होने वाला है, ठीक है। तो हमने उसी के आधार पर इसको कर दिया है। अब हम चलते हैं यहाँ पर अब हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि 3q का वर्ग प्लस 2q बराबर m रखने पर अगर हमने 3q का वर्ग प्लस 2q बराबर 3m रखने पर अगर हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए a का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 हम इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर हमने इसको क्या माना है 2। तो लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर 3m प्लस 1 के रूप का होता है। और यहाँ पर आप लिख सकते हो समीकरण नंबर 2 के अनुसार, ठीक है, क रूप का होता है और यही हमारा क्या हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने दोनों चीज़ें सिद्ध कर दी। हमने पहला सिद्ध कर दिया r बराबर 0 रखने पर हमने 3q का, ये a नहीं है ये q है, ठीक है, ये a नहीं है ये q है, ठीक है। हमने 3aq का वर्ग बराबर m रखने पर a का वर्ग बराबर 3m के रूप का होता है और 3q का वर्ग प्लस 2q बराबर m रखने पर वो किसके बराबर का होता है, तो a का वर्ग यानी किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। तो ये 4 सवालें पूरी तरीके से लग गई। अब चलते हैं 5वीं सवाल की तरफ जो हमारी आखिरी सवाल होगी। इसको अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले लीजिए, ठीक है। चलिए 5वां सवाल है और ये सबसे आखिरी सवाल है और इसी सवाल को हम अब सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे 5वां सवाल और आखिरी सवाल में क्या दिया गया है कि युगली विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, हम लिखेंगे हल। जब हम हल लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, तो धनात्मक पूर्णांक हम मान लेते हैं a, ठीक है, कि कोई माना धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या है a, तो a, ठीक है, a मान लेते हैं धनात्मक पूर्णांक को। तो b बराबर क्या होगा, तो b बराबर कितना है, तो 9 है, तो b बराबर 9 और r बराबर क्या हो जाएगा, तो r बराबर यदि b बराबर 9 है तो 9 से कम होगा, तो यानी कि r हमारा किसके बराबर में होगा, तो r होगा हमारा 0 के 1 2 3 4 5 6 7 8 के बराबर का होगा, ठीक है, इसी के बराबर का होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। लिखेंगे तो अब हम क्या करेंगे कि बारी बारी से सबका मान पुट कर लेते हैं, रख लेते हैं। जब तक रखेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा, क्योंकि हमको किसी धनात्मक पूर्णांक का घन करना है, यानी कि इस a का हमने माना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है और a का जब हम घन करेंगे तो हमको पता चलेगा कि क्या वो संख्या 9m के रूप का होगी या 9m प्लस 1 के या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। तो तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, हाँ 3 चीज़ें सॉल्व करने के इधर पे लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। हम यहाँ पर लिखेंगे कि r बराबर 0 रखने पर, तो जब हमने r बराबर 0 रखा तो ये हो गया a,
बी बराबर कितना दिया है तो 9, क्यू बराबर कितना दिया है तो क्यू कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो क्यू कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, हम उसको क्यू की जगह पर क्यू लिख लेंगे। आर बराबर 0 है। अब दोनों पक्षों का घन कर देते हैं। दोनों पक्षों का घन करने पर जब हम दोनों पक्षों का घन कर देंगे तो ये हो जाएगा ए का घन, ठीक है, बराबर वो हो जाएगा ए का घन बराबर, और 9 का घन क्या हो जाएगा तो 9 का घन कितना होता है 729 होता है। आप लोगों को याद करना होगा, नहीं मालूम है तो चलो निकाल लेते हैं, क्योंकि निकालना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो 9 का गुना 9 से करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा, 9 9 81, क्योंकि 9 का वर्ग होता है। अब 81 को 9 से गुणा कर देंगे तो 9 1 में 9 हो जाएगा, और 9 8 72 यानी कि 729। तो जो 729 होगा तो किसका हो जाएगा 729 किसका घन हो जाएगा तो 9 का, और इधर हो जाएगा क्यू का घन, ठीक है, क्यू का घन। अब इधर 0 है तो कोई मतलब ही नहीं लेकर के जाकर, क्योंकि एक ही संख्या का हमें घन करना होगा, ठीक है। हमने दोनों पक्षों का घन किया तो ये हो गया 729। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हमें 9m सिद्ध करना है, तो हम 9 को कॉमन ले लेते हैं। इधर पर हो जाएगा a का क्यू बराबर, इसमें से हम 9 को कॉमन ले लेते हैं, तो 9 से कॉमन 9 का कॉमन अगर हम कर लेंगे तो फिर भाग देंगे, ये जाएगा 9 8 72, 9 1 में 9, और क्यू का घन हो जाएगा, ठीक है। ये 9 हमने कॉमन कर लिया तो ये 81 बार में गया और क्यू का घन हो गया। और हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 81 क्यू का घन, यानी कि क्यू का घन बराबर एम रखने पर, अगर हम एम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, तब ए का घन बराबर किसके हो जाएगा 9m, ठीक है। ए का क्यूब बराबर किसके हो जाएगा 9m, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 से हमने क्या लिखा, तो हम लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से दर्शाया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो हम लिखेंगे अतः किसी धनात्मक, एक काम करते हैं हम एक साथ ही सबको लिख देते हैं, ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको हमने समीकरण नंबर 1 रख दिया, समीकरण नंबर 1 रख दिया। अब चलते हैं दूसरा कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, ठीक है, r बराबर 1 रखने पर, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है a बराबर बी क्यू प्लस आर है। हमने r बराबर 1 रखा है तो a पूर्णांक है, b क्या है तो 9 है, q है, r बराबर 1 हमने रख दिया। r बराबर जब हमने 1 रख दिया तो यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो ये क्या हो जाएगा a का घन 9q प्लस 1 का क्या हो जाएगा तो ये घन हो जाएगा, ठीक है। अब हमें मालूम होना चाहिए a प्लस बी का घन क्या होता है। a प्लस बी का घन होता है a का घन प्लस 3a का वर्ग b प्लस 3ab का वर्ग प्लस b का घन होता है, ठीक है, ये होता है। अब इसी के अनुसार हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा a का घन बराबर, यानी कि a का क्यूब क्या हो जाएगा 9 का, तो होगा 9 का क्यूब होता है 729, ये हो जाएगा q का घन प्लस 3a का वर्ग, यानी कि 3 गुणे 9 का वर्ग कर दे, यानी कि a का वर्ग हम करेंगे तो a का वर्ग कितना होगा 9 9 81, ठीक है, 9 9 81 q का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, 9 9 81 q का वर्ग हो जाएगा, और प्लस b कितना है तो 1, b कितना है सॉरी इंटू b, तो b कितना है तो b है 1, फिर इसके बाद में आ जाएगा प्लस, फिर आ जाएगा 3, a कितना है तो 3 यानी कि 9 क्यूब गुने b का वर्ग, यानी कि 1 का वर्ग कितना होगा तो
एक का वर्ग एक ही होगा, ठीक है, एक का वर्ग एक ही होगा। इसके बाद में आएगा प्लस बी का क्यूब, यानी कि बी का क्यूब कितना आ जाएगा, एक का क्यूब। एक का क्यूब हमेशा एक ही होता है, ठीक है। अब हम सबका गुना कर लेते हैं, ये हो जाएगा ए का घन बराबर 729 क्यू का घन प्लस, अब इसका गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 एकम में 3 और 8 तिरिके 24 क्यू का वर्ग, ठीक है, क्योंकि ये गुना कर दोगे एक से तो वो एक ही हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 3 एकम में 3 8 तिरिके 24, यानी कि 243 क्यू का वर्ग हो जाएगा प्लस, और इसका गुना करेंगे तो ये 9 तिरिके 27 कितना आ जाएगा, 9 तिरिके 27 क्यू हो जाएगा, 9 तिरिके 27 क्यू प्लस ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से वहाँ तक का कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा ए का क्यूब बराबर, इसमें से हम 9 को कॉमन ले लेते हैं। जब हम 9 को कॉमन लेंगे तो 9 से भाग देंगे तो ये 9 8 72 और 9 एकम में 9, ये हो जाएगा क्यू का घन प्लस, और इससे 9 से भाग देंगे तो 9 9 18, ठीक है, 9 दूनी के 18 और 6, यानी कि 9 दूनी के 18 2 बार में जाएगा, बचा कितना 6, और 9 सत्ते 63 यानी कि 7 बार में जाएगा, ठीक है, 9 सत्ते 63 27 आएगा क्यू का वर्ग। आप देख सकते हैं, भाग दे दीजिए, 243 का अगर आप 9 से भाग देंगे तो ये जाएगा 9 दूनी के 18 यानी कि 18 6 24 यानी कि 6 हो जाएगा, और 3 9 सत्ते 63 कट गया, हमने भाग दे करके भी देख लिया। तो जब हम 9 कॉमन लेंगे तो बारी बारी से भाग देंगे। हमने इसको भाग दिया, ये 81 बार में गया, इसको भाग दिया, ये 27 बार में गया, और इसको भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, और ये हो जाएगा 3Q, ठीक है। इसको कॉमन ले लेंगे और इधर पे +1, ठीक है। 3Q हमने कॉमन ले लिया, ये कितना हो गया, +1 हो गया, राइट। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे कि 81 क्यू का घन प्लस 27 क्यू का वर्ग प्लस 3Q बराबर m रखने पर, ठीक है, m रखने पर। अगर हम m रख देंगे तो क्या हो जाएगा, a का घन बराबर 9, और यहाँ से यहाँ तक का मान हमने क्या माना है, m, तो ये लिख देंगे m +1, ठीक है, m +1 हो गया, ठीक है। अब हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर हम इसको क्या मानेंगे, 2। हमने इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया, हमने इसे समीकरण नंबर 1 मान लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरे तरफ, क्योंकि हमें 3 मान निकालना है हमें। अब देखिए हमारा आ गया ना ए का यानी कि किसी धनात्मक पूर्णांक का अगर हम घन करेंगे तो 9m आ गया, और 9m +1। अभी हमें 9m +8 के रूप का बाकी है, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं कि r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर। अब हम r बराबर 2 रखेंगे तब युगलिक विभाजन प्रमेय क्या है, a बराबर bq + r। a कोई धनात्मक पूर्णांक है, b 9 है, q भी कोई पूर्णांक है, r बराबर हमने 2 रख दिया। अब लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, क्योंकि हमें घन दिया है, घन करने पर दोनों पक्षों का हम घन कर देंगे तो ये हो जाएगा a का घन बराबर 9Q + 2 का घन हो जाएगा, 9Q + 2 का घन हो जाएगा। अब हम करके देखते हैं, ये हो जाएगा a का घन बराबर, अब हम इसमें मान रखेंगे 9 का घन हमने निकाला ही है, 729 क्यू का घन हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 a का वर्ग, यानी कि 9 का वर्ग 9a का वर्ग 81 क्यू का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, प्लस नहीं आएगा, इंटू आएगा, इंटू b कितना है तो b है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। अब आता है +3,
ए का 3a की जगह पर 9q है गुणे b का वर्ग यानी कि 2 का वर्ग। तो 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में प्लस b का वर्ग, b का घन कितना है, तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 है। ठीक है, 2 दूनी के 4 दूनी के 8। अब चलिए सबका हम क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। यह हो जाएगा 729 क्यू का घन प्लस इसका गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3 दूनी के 6 और ये हो जाएगा 6 1 में 6 और 6 8 48, यानी कि 3 दूनी के 6 हो गया। 81 का हम 6 से गुना कर देंगे, 6 1 में 6 8 6 48। ठीक है, और ये कितना है, क्यू का वर्ग प्लस, अब ये हो गया हम 3 चौक के 12। ठीक है, अब 12 नवा कितना होता है, 12 नवा 108 होता है, 3 चौक के 12 और 12 नवा 108 क्यू प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हम कॉमन ले लेंगे 9। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं, a का क्यू बराबर, इसमें हम 9 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या क्या आएगा, हम इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा 81 क्यू का घन प्लस 9 में इसके 9 बचे 45, यानी कि 9 बचे 45, बचा 3, 9 चौक के 36, 4 बराबर में जाएगा। अब इसको 9 से भाग देंगे तो ये होगा 9 1 में 9। ठीक है, और 9 दूनी के 18, यानी कि 12 बार में गया। अब प्लस ये क्या हो जाएगा 8। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि 81 क्यू का घन प्लस 54 क्यू का वर्ग प्लस 12 क्यू बराबर m रखने पर क्या होगा, रख देते हैं। a का घन बराबर कितना हो जाएगा, 9m हो जाएगा, क्योंकि हमने इतना का मान m रख दिया है, हमने रख दिया तो 9m प्लस 8 हो जाएगा, 9m प्लस 8 हो जाएगा। तब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 3। तो लिखेंगे अतः r बराबर 0 0 1 तथा 2 रखने पर r बराबर, अतः r बराबर 0 1 तथा 2 रखने पर किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, r बराबर 0 1 तथा 2 रखने पर किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन समीकरण 1 समीकरण 2 तथा समीकरण 3 के अनुसार, किसके अनुसार, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 के अनुसार 9m, ठीक है, 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, और यही हमारा क्या होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर है। और ये आपको लिखना पड़ेगा, आप बारी बारी से भी लिख सकते हैं। मैंने क्या किया कि मैंने एक ही जगह लिख दिया समय बचाने के लिए। ठीक है, एग्जाम में आप ऐसा कर सकते हैं। तो अतः r बराबर 0 1 तथा 2 रखने पर किसी धनात्मक पूर्णांक का घन समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 3 के अनुसार 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो अभी तक इस प्रश्नावली 1.1 में टोटल 5 सवाल थी। पांचों सवाल को हमने सॉल्व कर दिया। इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो। वीडियो पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना न भूलिएगा। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में कल, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका को पढ़ेंगे और उसके अंतर्गत जितनी भी प्रमेयिकाएँ हैं उन सभी को हम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में उसके अंतर्गत जो प्रश्नावली 1.2 है उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं हम उनको भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।